अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंडियन रेलवेज यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से मेडिकल और पैरामेडिकल की काफ़ी सारी यानी कि 434 पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन इशू कर दी गई है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे आरआरबी की मेडिकल और पैरामेडिकल की इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको ये एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिल रही होगी। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 3 ऑफ 2025 ऑफिशियल नोट से आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का। सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे, एक एक पॉइंट समझाऊंगा मैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो मैंने ओपन करके यहाँ पे रखा है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आपके टाइम टेबल की, जिसमें यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन करी हैं। इसमें अगर हम बात करेंगे जो नोटिफिकेशन आपकी है वो यहाँ पे 26 जुलाई को इशू कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन आपका होगा वो यहाँ पे ओपन हुआ है आपका 9 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है। लास्ट डेट की अगर हम बात करेंगे, लास्ट डेट आपका 8 सितंबर यहाँ पे रहने वाला है। तो 8 सितंबर यानी कि कुल मिला के लगभग आपको एक मंथ का टाइम दिया गया है अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए। उसके बाद फी पेमेंट की अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ तो 10 सितंबर आपका फी पेमेंट का यहाँ पे लास्ट डेट रहेगा। उसके बाद करेक्शन विंडो की अगर हम बात करेंगे तो करेक्शन विंडो आपका 11 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक ओपन रहेगा, यानी कि कुल मिला के लगभग 10 डेज के लिए आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। इस टाइम के दौरान अगर आपके फॉर्म में कहीं पे कोई करेक्शन होगा तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर कुछ कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे जिनकी डिटेल्स गलत होंगी, डॉक्यूमेंट्स गलत होंगे। वो 21 से लेकर 25 सितंबर तक यहाँ पे आपका प्रोसेस चलेगा। इतना आपको समझ आ गया। अब हम यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं। तो इसमें पहले नंबर की अगर हम बात करेंगे तो पहला यहाँ पे है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। इसकी यहाँ पे लेवल 7 की पोस्ट है। 44,900 आपकी बेसिक सैलरी इसमें रहेगी। एज आपकी 20 से लेके 40 साल तक होनी चाहिए और टोटल वैकेंसीज इसकी 272 रहने वाली है। डायलिसिस टेक्नीशियन की अगर हम बात करेंगे, लेवल 6 की ये पोस्ट रहेगी। 35,500 आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। अब ये जो सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक सैलरी है। इसके बाद काफ़ी सारे अलाउंसेस इसमें ऐड होते हैं, तो काफ़ी स्मार्ट सैलरी बनती है। एज आपकी 20 से लेके 33 साल की होनी चाहिए। 4 इसकी वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 की, ग्रेड 2 की अगर हम बात करेंगे तो ये भी लेवल 6 की रहेगी। 35,500 इसमें भी सैलरी रहेगी। 18 से लेके 33 साल तक की एज होनी चाहिए और 33 पोस्टर्स आपको इसमें हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फार्मासिस्ट इंट्री ग्रेड, इसकी यहाँ पे लेवल 5 की पोस्ट रहेगी। 29,200 आपका बेसिक सैलरी रहेगा। 20 से लेके 35 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए। 105 यहाँ पे इसकी वैकेंसीज हैं। तो नर्सिंग के बाद फार्मेसी में यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। रेडियोग्राफर या एक्सरे टेक्नीशियन की अगर हम बात करेंगे, इसकी 5 वैकेंसीज रहेंगी। लेवल 5 की पोस्ट रहेगी। 29,500 आपकी सैलरी रहेगी। 18 से लेके 33 साल तक की एज होनी चाहिए। 4 पोस्टर्स इसकी हैं। ईसीजी टेक्नीशियन की अगर हम बात करेंगे, लेवल 4 की पोस्ट रहेगी। 25,500 टोटल यहाँ पे आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी रहेगी। 18 से लेके 33 आपकी यहाँ पे एज होनी चाहिए। 4 वैकेंसीज इसकी रहेंगी। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की अगर हम बात करेंगे तो ये लेवल 3 की पोस्ट रहेगी। 21,700 बेसिक सैलरी रहेगी। 18 से लेकर 33 साल तक की एज होनी चाहिए। 12 वैकेंसीज इसमें रहेंगी। तो टोटल वैकेंसीज आपकी यहाँ पे जो है वो 434 यानी कि 434 टोटल वैकेंसीज आपको पैरामेडिकल और मेडिकल की यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद कुछ और चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझेंगे। लास्ट पे हम आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बताने वाले हैं। तो इसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो फिजिकली फिट होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीज़ें आपको पता ही होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह, तो उसको समझने की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो इसमें यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। जम्मू कश्मीर के बच्चे भी इसमें एलिजिबल हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको अपर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल का दिया जाएगा। OBC से हैं 3 साल का दिया जाएगा। एक्सर उसमें है तो 3, 6, 8 साल का दिया जाएगा। डिपेंड करता है कि आपकी मेजर कैटेगरी कौन है। और PWD में आपको 10 साल, 12 साल, 15 साल दिया जाएगा। डिपेंड करेगा कि आपकी कैटेगरी कौन है। और उसके अलावा आप यहाँ पे बाकी चीज़ों का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बाज़ाब्ता आपका यहाँ पे इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे एनेक्सर A में मेंशन करा, जिसको हम आगे चल के समझने की कोशिश करेंगे। अब फॉर्म सबमिशन की फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो देखो, फॉर्म सबमिशन के लिए फ़ी जो आपका लगेगा, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 500 फ़ी लगेगी, लेकिन ये 500 आपको पूरा पे करना है। उसके बाद जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम देने के बाद आपको 400 जो फ़ी होगी वो रिफंड यहाँ पे दी जाएगी। यानी कि आप फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम आपने दिया तो 400 आपको रिफंड आ जाएगा। तो फॉर्म की सिर्फ और सिर्फ आपको
आपको 100 ही फ़ी यहाँ पे लगेगी, लेकिन फिलहाल के लिए फॉर्म में आपको भरना है। उसके साथ जो यहाँ पे SC ST EWS एक्स-सर्विसमैन PWD कैंडिडेट है, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर वगैरह हैं, EWS कैंडिडेट हैं, सॉरी EBC कैंडिडेट हैं या EWS कैंडिडेट हैं या OBC कैंडिडेट हैं, इनका यहाँ पे 250 फ़ी भरना पड़ेगा। इनका पूरा का पूरा 250 का 250 यहाँ पे रिफंड कर दिया जाएगा। जब वो CBT एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे तो पूरा का पूरा फ़ी पे इनको रिफंड मिलेगा। लेकिन ओपन मेरिट वाले जो कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 100 फ़ी पे करनी पड़ेगी, तो 400 उनको रिफंड यहाँ पे दिया जाएगा। तो बाकी कैंडिडेट बाकी कैटेगरी वाले बच्चों को कुछ भी फ़ी यहाँ पे नहीं दी जाएगी। ठीक, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगा वो आपको ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह से पे करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें आपको पता ही है ऑलरेडी, उसके बारे में यहाँ पे देखने जानने की कोशिश उतनी ज़्यादा नहीं करेंगे। रिजर्वेशन आपको बाज़ाब्ता हॉरिजॉन्टल भी मिलेगी, वर्टिकल रिजर्वेशन भी मिलेगी एज़ पर इंडियन जो रिजर्वेशन पॉलिसी हमारी है, सेंट्रल की रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजर्वेशन भी दी जाएगी। उसके साथ साथ आपका यहाँ पे जो पेपर रहेगा उसकी अगर हम बात करेंगे, इसमें जो प्रोफेशनल एबिलिटी होगी उसके 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 70 आपके यहाँ पे जो वो मार्क्स होंगे। जनरल अवेयरनेस के आपको 70 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स रहेंगे। अर्थमेटिक के और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स रहेंगे। जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स रहेंगे। तो 100 मार्क्स का आपका टोटल यहाँ पे पेपर रहेगा और 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी, 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आप यहाँ पे इसको देखते हैं, बाकी यूजुअली पेपर्स में 1/4 होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 1/3 यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। ठीक, क्वालिफाइंग डिपेंड करेगा आपका कैटेगरी पे, तो वो यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक, नीचे हम चलेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कैटेगरीज वगैरह होंगी वो भी आपको पता है कि कैटेगरी आपकी तहसील वाली होनी चाहिए और एज पर सेंट्रल जो कैटेगरीज का फॉर्मेट है वो आपको होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको पता है। अब हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे एनेक्सर 1A यहाँ पे खोला है। अब हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको साइज इसका थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाता जाऊँगा, आप सुनते जाना मेरी बातों को। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो यहाँ पे आपकी रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए, चाहे ANM आपने किया है, चाहे आपने GNM किया है या आपने BSc नर्सिंग करी है, तो आप यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन की अगर हम बात करेंगे, इसमें आपका 10+2 पास होना चाहिए। साथ में आपको यहाँ पे हीमोडायलिसिस का 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या कोई भी आपका जो वो कोर्स इसका अगर इसके रिलेटेड होना चाहिए, तो तब जाके आप डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका BSc यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ में आपका केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट या एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, या आपका 1 साल का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट का NTC का डिप्लोमा होना चाहिए, या उसके साथ साथ आपका 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए हेल्थ का, या सैनिटरी इंस्पेक्टर का 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। फार्मासिस्ट की अगर हम बात करेंगे, इसमें आपका 10+2 विद साइंस और उसके साथ साथ आपका यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, या आपका BSc होना चाहिए फार्मेसी में, तो आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो मेडिकल असिस्टेंट्स हैं वो इसमें एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। रेडियोग्राफर या एक्सरे टेक्नीशियंस में आपका 10+2 होना चाहिए और साथ में आपका रेडियोलॉजी का या एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियो डायग्नोसिस का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। ECG टेक्नीशियन की अगर हम बात करेंगे, 12th आपका पास होना चाहिए और साथ में आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए साइंस में, या आपके साथ साथ जो वो डिप्लोमा होना चाहिए ECG टेक्नीशियन का, या ECG लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, या कार्डियोलॉजी का आपका टेक्नीशियन डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप इसके लिए जा सकते हैं, या ये याद रखना है, यानी कि जो ECG टेक्नीशियन है इसमें ECG टेक्नीशियन का कार्डियोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए। लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 की अगर हम बात करेंगे, इसमें 12th आपका पास होना चाहिए साइंस से, साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक MLT का, या आपका BSc होना चाहिए MLT में, या आपकी सर्टिफिकेट कोर्स होनी चाहिए MLT की। तो आप इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे सैलरी वगैरह भी देख सकते हैं, तो उसको हम समझने की उतनी ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे। तो जब आपकी जॉब लग जाएगी तो तब आपको पता चल ही जाएगा कितनी सैलरी वगैरह है। वैसे ऊपर भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये थी आपकी RRB की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश करी। आई होप अभी समझ आ गया होगा। कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।